हेलो। हाय। गुड इवनिंग। तो आज हम यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए जो 100 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस के लिए उसकी सीरीज में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले वीडियो हमने बात की थी रोड साइंस की। दूसरा टॉपिक आज मौलिक अधिकार। इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मौलिक अधिकार, इनको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के लिए बड़े मौलिक हैं, व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हें संविधान द्वारा इनकी गारंटी दी गई है तथा संसद द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा ही इनको परिवर्तित किया जा सकता है और राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ओके। मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 आर्टिकल, उसी के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। आपको याद होगा एक बड़ा फेमस केस था 1973 में, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। एक मूल ढांचे की एक को डिफाइन एक मूल ढांचे की एक अवधारणा बताई गई थी इस केस में कि मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। ये मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। इसलिए तीसरे भाग को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा क्या था? इंग्लैंड का एक राजा था, किंग जॉन। उसने 1215 में जनता के दबाव में आके पहली बार सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिटन में जारी किया था। ओके, ये हिस्ट्री में पहला ऐसा एग्जांपल, इसमें फंडामेंटल राइट्स के सिटीजन्स की बात कही गई थी, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये चार्टर ऑफ राइट्स था। तो भारतीय संविधान में क्योंकि तीसरे भाग में इस मूल अधिकार दिए गए, इसलिए इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा तीसरे भाग को किया जाता है, पार्ट थर्ड को। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये किससे प्रेरित है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है, इसी तरह वहां से ये प्रेरणा लेके हमने अपने संविधान में रखा। ये दूसरा एक क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, ये तीसरा क्वेश्चन है। न्याय योग्य जस्टिफाई कि इन न्याय योग्य का मतलब क्या है कि आप इनके, अगर आपके मौलिक अधिकारों का वायोलेशन होता है सरकार द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट आपके इसकी संविधान इसकी गारंटी देता है आपको कि आपको ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर इनका वायोलेशन है तो आप कोर्ट में जाइए, ठीक है ना। जस्टिसिएबल बोलते हैं इसको, जस्टिसिएबल, न्याय योग्य। जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो वो न्याय योग्य नहीं, उनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि मौलिक अधिकार के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को अगर सरकार फॉलो नहीं करे तो आप नहीं जा सकते। अब साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या फर्क है? साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा भी राज्य द्वारा की जाती है। मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, उसी के द्वारा सुरक्षित है ये। साधारण कानूनी अधिकारों को चेंज करना है तो विधानमंडल एक नया एक्ट लाएगी और परिवर्तन कर देगी, लेकिन मौलिक अधिकारों में चेंज करने के लिए संविधान में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। ये वर्गीकरण है। सबसे पहले समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। फिर संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30। ओके। एक 1978 से पहले जो 7 अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था। ओके। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया, उसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसको यहां से हटा के और सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 क में रख दिया गया उसको, यहां से हटा के 31 से। ओके, तो अभी ये 6 रह गए टोटल। तो 6 में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचारों का। संवैधानिक उपचार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर इन ऊपर वाले 5 जो अधिकार हैं, इनमें से किसी का भी वायलेशन हो रहा है सरकार द्वारा या व्यक्ति द्वारा, तो आप इसके अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले लोअर कोर्ट में जाना है कानूनी अधिकारों की तरफ, फिर उसके बाद अपील करनी, ऐसा नहीं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके। तो आर्टिकल 12 में क्या है? 12 से 35, मैंने कहा 12 से 35 है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी कि राज्य से रिलेटेड क्या है? संविधान, संसद है, हो सकती है केंद्र की, ठीक है, विधायिका या कार्यपालिका।
राज्यों की विधायिका कार्यपालिका हो सकती है, कोई भी सरकारी ट्रस्ट हो सकता है, LIC, ONGC, इस तरह कोई भी, जहां भी सरकार का हस्तक्षेप है, जहां भी इस तरह की बात आती है सरकार के हस्तक्षेप की, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य की डेफिनेशन अच्छी खासी है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 में दी हुई है कानून। कानून नहीं बना सकते, कहा ना, ऐसा कानून नहीं बना सकते। तो कानून की परिभाषा में क्या है, जो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाए जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं, या जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा इश्यू किए जाते हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन में आते हैं। या कोई बाई लॉ, कोई भी रूल या रेगुलेशन जिसमें फोर्स ऑफ लॉ की बात हो, वो इस कानून की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बताई थी आपको, 44 संशोधन संशोधन जो हुआ था संविधान का 1978 में हुआ। इससे पहले 7 अधिकार थे, लेकिन इस संशोधन में हमने संपत्ति के अधिकार को सामान्य से कानूनी अधिकार बना दिया। अम्बेडकर जी ने इसमें कहा कि मौलिक अधिकार उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति को इन अधिकारों का दावा कर सके, ठीक है ना, अगर उसके वायलेशन हो रहा है दावा करे, और दूसरा है कि हर अधिकारी ने मानने के लिए विवश हो। संविधान ने अधिकार ऑलरेडी दे दिए हैं पूरी जनता को, भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको और फॉरेनर्स को भी, कुछ अधिकार में से उनको ऑलरेडी मिले हुए हैं, आपको मिल चुके हैं ये राइट्स, ठीक है, आपके पास हैं। अगर इनका वायलेशन होता है आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो मैंने कहा अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी है राज्य की, ठीक है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉ की कौन कौन से लॉ लॉ की डेफिनेशन दी है। और मूल अधिकारों से अगर असंगत है, इन अधिकारों से असंगत है, इनके खिलाफ है या उनको कम कर रही हैं ऐसी विधियां, उनको कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको निरस्त कर सकता है। समानता का अधिकार क्या है, राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी धर्म का बंदा हो, जाति का हो, वर्ण का हो या लिंग का हो, राज्य की दृष्टि में सभी नागरिकों को समान माना गया है। लेकिन इसमें कुछ युक्त प्रतिबंध क्या है कि राज्य स्त्रियों के लिए या बच्चों के लिए या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं बना सकता है, ठीक है। ये देखिए अनुच्छेद 14 क्या, कानून के समक्ष समता, ठीक है। ये ब्रिटिश विधि से लिया गया, इसका अर्थ है राज्य पर यह बंधन है को सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और ना एक समान से लागू करेगा। पहले क्या होता था, पहले राजा के लिए अलग नियम था, उसके सामंतों के लिए अलग नियम है, ऊपरी जाति वालों के लिए अलग नियम है, नीची जाति वालों के लिए अलग नियम है। मनुस्मृति में आपने पढ़ा है कि अलग अलग क्राइम का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग पनिशमेंट था। अब ऐसा नहीं, अभी सभी के लिए एक जैसा कानून है और उसका एग्जीक्यूशन भी सेम है, कानून के समक्ष समता है, ठीक है। इसमें कुछ इसके एग्जेम्पशन है कानून के समक्ष समानता के, जैसे इंडियन प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो जब तक अपनी ऑफिस में उनकी अपनी ड्यूटी करते समय उनके द्वारा किए गए कामों के लिए उन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। या वो अगर ऑफिस, जब तक उनकी ऑफिस का टर्म है, जब तक उन पर कोई सिविल प्रोसीडिंग चलानी तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो संसद में क्या कर रहे हैं उसके लिए बाहर उन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, वो कमेटी संसदीय कमेटियों में क्या बोल रहे हैं उसके लिए कोई केस नहीं चलाया जा सकता। या जो डिप्लोमेट्स बाहर के इंडिया में रह रहे हैं यूएन के या दूसरे लोगों, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है कि उनको वियना कन्वेंशन के अंदर उन्हें हमने यहाँ इम्यूनिटी दे रखी है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, उनके देशों में हमारे डिप्लोमेट्स को मिली हुई है। ये कुछ इसके आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन है, मतलब कुछ है, ठीक है ना, ये इसके अंदर नहीं है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म, इसके आगे एक आप टर्म जोड़ लो, केवल, ओनली, केवल धर्म, नस्ल, रेस, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कि किसी का कहीं रिलीजन है तो भेदभाव कर दिया, जाति है या महिला है, सेक्स यानी मेल या फीमेल है, या जन्म का स्थान के आधार पर इस तरह कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है एक्सेप्शन, महिला और बच्चों के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस में, या जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्रोसेस किए जा सकते हैं। या जो 103वां संविधान संशोधन एक्ट आया था उसके द्वारा इकोनॉमी जनरल क्लास के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, वो इसका एक्सेप्शन है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर, ठीक है ना। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए या किसी राज्य के में अपॉइंटमेंट के लिए एक नियम बना सकती है कि इसका वहां का निवासी होना आवश्यक है, लेकिन ये नियम पार्लियामेंट बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती।
राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य को अगर ये लगता है कि किसी बैकवर्ड क्लास का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट सर्विसेज में, तो वो उसके लिए आरक्षण दे सकता है, ठीक है ना। जैसे यूपी में ओबीसी को 27% आरक्षण राज्य के लेवल पे मिला हुआ है, या किसी भी धार्मिक कोई संगठन है उसके लिए कोई रूल बनाया जा सकता है कि इसमें इसी धर्म का व्यक्ति इसका प्रमुख होना चाहिए, ठीक है ना। और 10% ईडब्ल्यूएस का आपको बताई दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 103वां संविधान संशोधन विधेयक आया था 2019 में, ये किया गया इसका प्रोविजन। जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण की किसी भी स्कीम में नहीं आते, ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग 103 इस 10% रिजर्वेशन में आएंगे। उसके लिए लिमिट रखी गई, एनुअली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, उन पर 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर जमीन है तो वो इसमें नहीं आएंगे। 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट है तो वो इसमें नहीं आएंगे। 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर म्यूनिसिपल एरिया में, तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट है म्यूनिसिपल एरिया से बाहर, तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह की कंडीशन ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी, ओके। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता पे को खत्म कर दिया गया है। ये कोई भी व्यक्ति अगर इसे फॉलो करता है, व्यक्ति या राज्य, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता की कोई डेफिनेशन दी है लेकिन नहीं दी है, लेकिन आपको पता है अस्पृश्यता क्या होती है। और उसके बाद उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। उपाधि क्या है, पहले ऐसे महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, इस सब उपाधियों को खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, जिससे कि सभी का इक्वल स्टेटस हो। हाँ, लेकिन कुछ मिलिट्री या जैसे एकेडमिक जो उपाधियां होती हैं उनको खत्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। इस आर्टिकल में कहा गया कोई भी भारतीय सिटीजन कोई विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, और कोई भी विदेशी जो भारत में कोई ऑफिस है, जिसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ट्रस्ट है जिसका वो प्रमुख है, तो उसे कोई उपाधि अगर विदेश से लेनी है तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा कि ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेगा, इनके साथ नाम के साथ प्रयोग करेगा तो उनके अवार्ड वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे अन्य कुछ और विषय भी हैं, वो आर्टिकल 19 में आजादी की बात है। 19, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है ना। पहले 19 की बात करते हैं। 19 में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का भाषण और अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, राइट टू टेलीकास्ट है, ओके, टेलीफोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किए जाने के अगेंस्ट राइट है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अनुच्छेद 19 ख क्या है, शांतिपूर्वक निःशस्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक और डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जैसे धारा 144 सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144, कि अगर सक्षम अधिकारी मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस असेंबली मीटिंग या प्रोसेशन से कोई शांति पर फर्क पड़ेगा या कुछ खतरा हो सकता है ह्यूमन लाइफ को, या हेल्थ या सेफ्टी रिस्क हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है पब्लिक ऑर्डर में, तो वो इस पे ये धारा 144 लगा के इस पे बंधन लगा सकता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे धारा 144 लगाई गई, तो इसमें कौन सा किसके बेसिस पे लगाई गई, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ सोसाइटी है। तो इसी तरह संघ या समुदाय परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ग में इसकी बात की, आप संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, परिषद बना सकते हैं, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। लेकिन इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक आपको नहीं मिला हुआ है कि आप हड़ताल का अधिकार नहीं मिला हुआ, ठीक है। उसके लिए अलग नॉर्मल लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है। राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ग में दी गई, आप कहीं भी जा सकते हैं देश में, यहां से वहां। देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता 19 ग में दी गई, देश के बाहर जाने की आर्टिकल 21 में दी गई है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घूमने का मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ निर्बंध, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए राज्य कुछ ऐसी चीजें बना सकता है कि उनकी डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और मैनर्स को सेफ रखने के लिए, उन्हें सेफ गार्ड करने के लिए कुछ बनाया जा सकता है ऐसा नियम। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोस्टिट्यूट्स का मूवमेंट है, प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याओं का जो मूवमेंट है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पे और पब्लिक मोरल के ग्राउंड पे। या जो HIV एड्स द्वारा इफेक्टेड पीपल है, उनका भी किया जा सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, निवास की स्वतंत्रता 19 न, कहीं भी आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं,
ठीक है ना, इसकी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे भी है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो एरिया हैं कुछ, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उन्हीं के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, उनके ट्रेडिशनल कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए कुछ सरकार नियम बना सकती है। ऐसे ही सेम प्रोस्टिट्यूट्स और हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, किसी भी तरह का आजीविका चयन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(6), आप कोई भी आजीविका अपना सकते हैं, लेकिन इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि राज्य कुछ कुछ ऐसे ट्रेड है जिन पर राज्य की मोनोपोली, जैसे रेल हो गया और इस तरह की चीजें हो गई, तो उन पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई इमोरल या डेंजरस चीजें वो आप ट्रेड नहीं कर सकते। इमोरल मतलब ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते वीमेन और चिल्ड्रन की। डेंजरस ट्रेड्स क्या हैं, हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, इसकी आपको आजादी नहीं है, इसका राइट नहीं मिला हुआ है, इनको प्रोहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, ये ये ABCDEF ये 19 है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट। इसमें 3 पार्ट है। नो एक्सपेक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें यह है कि आदमी को, किसी को क्रिमिनली कन्विक्ट किया जा रहा है वायलेशन ऑफ लॉ में, तो जो उस समय लॉ था उसी के अकॉर्डिंग उसको कन्विक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉ को बाद में चेंज कर दिया उसके हिसाब से आप कर रहे हो। ठीक है ना, दूसरा, एक ही जो पेनल्टी है उसमें वो उस लॉ के अनुसार दी जाएगी जो कमीशन ऑफ एक्ट के टाइम पे जो लॉ था, जो उसने उस समय गलत काम किया था, उस समय जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगा, न कि आज जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या है, एक ही एक्ट के लिए एक से ज्यादा बार आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते और प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नो पर्सन एक्यूज्ड इन एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी को आप जो अपराधी आप उसी को उसके खिलाफ विटनेस बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये क्रिमिनल लॉ के लिए है। ठीक है ना, सिविल लॉ के लिए नहीं है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी भी आदमी को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ के। क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते हो, वैसे नहीं छीन सकते। ठीक है, तो इसमें एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, गोपालन केस 1950 में। क्या नाम था, गोपालन केस। ठीक है, तो गोपालन केस में इसका बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर एक केस हुआ मेनका केस। मेनका केस 1978 में हुआ। ये केस आपको याद रखने पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सभी तरह के। मेनका केस 1978 में हुआ। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही इनका लिबरल और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया, और इसमें बहुत सारे करीब 35 राइट्स इसमें शामिल हो अनुच्छेद 21 में। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, लाइफ टू डिसेंट एनवायरमेंट, लाइफ टू लिवलीहुड, लाइफ टू राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 साल, राइट टू फ्री लीगल एड, बहुत सारे इस तरह के, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू फैमिली पेंशन। ठीक है, फिर एक 21 का आया 21A। 21A क्या है, 21A, 21A क्या है, ये कहता है स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 years of age in such a manner that state में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन राज्य प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसके लिए 86वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 में लाया गया। ठीक है ना, और राइट टू एजुकेशन के लागू किया गया। ठीक है, पहले ये कहानी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 के अंतर थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की मजबूरी नहीं होती और राज्य बाध्य नहीं है उसे लागू करना, तो इसलिए इसको अब इधर फंडामेंटल राइट्स में लाया गया, तो राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य है। ठीक है ना, तो इसके लिए ही RT राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, इस 21 का 21A के लिए। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्य का प्रतिबंध, मनुष्य के क्रय विक्रय, बेगार, किसी प्रकार का जबरदस्ती से लिया गया श्रम, ये सब इसमें नहीं है। ठीक है, हमने 22 की बात की, हमने 22 की बात नहीं की।
अनुच्छेद 22 भी आजादी से रिलेटेड। अनुच्छेद 22 में क्या है, आदमी ये प्रोटेक्शन देता है, जो अरेस्ट और डिटेन किए जाते हैं उनके कुछ प्रोटेक्शन है। डिटेंशन दो तरह का होता है, आपको पता है। एक डिटेंशन होता है प्यूनिटिव, आपने कोई क्राइम किया उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया, और एक होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव पहले ही हमको शंका है कि तुम ऐसा करने वाले हो, इसलिए तुम पहले से गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्यूनिटिव जो है उसके अगेंस्ट आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स, आपको अरेस्ट किया गया तो आपका राइट है क्यों अरेस्ट किया गया आपको बताया जाए। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आपको अपने लीगल प्रैक्टिशनर वकील करने और उससे डिस्कस करने की आजादी है। डिफेंडेड, उससे डिफेंड होने की आजादी है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग जर्नी टाइम। अगर मजिस्ट्रेट आगे आपका डिटेंशन नहीं बढ़ाता तो 24 घंटे बाद आपको छोड़ा जाए। ये 22 के में है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन, ओके, ये 22 है। तो इसमें प्यूनिटिव, प्रिवेंशन वालों में इसमें आजादी नहीं है। प्रिवेंशन वाले लॉ कौन से, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वाले, जैसे पोटा था, पोटा एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आया, 2004 में रिपील हो गया। फिर एक टाडा था, टाडा 1985 में आया, 1995 में रिपील हो गया टाडा। अभी क्या है, यूएपीए है अभी एक ऐसा यूएपीए जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ओके। अब आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में हमने कहा क्रय विक्रय बेकार किसी प्रकार का, ये क्रय विक्रय क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, मैन वीमेन और चिल्ड्रन को गुड्स की तरह बेचना और खरीदना। इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ये सब इसमें अलाउड नहीं है। देवदासी सिस्टम, स्लेवरी, दास प्रथा सिस्टम, ये सब पे देखो, ये सब नहीं अलाउड है। अनुच्छेद 24 के कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 साल से कम आयु वाले बालकों को कारखाने संकट में नौकरी में नहीं लगा सकता। जो सेफ बिजनेस है उनमें वो काम कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की धर्म को अवैध रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब, अंतःकरण की आप कोई भी इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, आप किसी भी गॉड या भक्त को मान सकते हैं, किसी भी जिसको भी आप चाहते हैं, किसी भी क्रिएचर को मान सकते हैं, ओके। धर्म के अवैध रूप में मानने, राइट टू प्रोफेस, अपना रिलीजियस बिलीफ और फेथ को ओपनली और फ्रीली आपको प्रोफेस करेंगे, आप किसी को बता सकते हैं मैं ये धर्म मानता हूं, ये है, उसकी आपको आजादी। आचरण, उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, उसकी जो रीति रिवाज फॉलो कर सकते हैं। प्रचार करने की स्वतंत्रता, और आप उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये इट डजंट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन ओन रिलीजन, फोर्सफुल कन्वर्जन और इस तरह की चीजें इसमें अलाउड नहीं है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो धार्मिक रीति रिवाज और कार्य हैं उनको आपको प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं धार्मिक और चैरिटेबल, ओके, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए समुदाय के बारे में सरकार किसी विशेष धर्म के लोगों पर इसलिए कर नहीं लगाएगी, वो उस विशेष धर्म के, इस तरह कोई कर नहीं लगाएगा। जैसे पहले लगाया जाता था जजिया कर और इस तरह के कर राजाओं द्वारा कि दूसरे धर्म के लोगों पर कर लगा दो, अभी ऐसा नहीं है। आप किसी धर्म के आधार पर सरकार कर नहीं लगा सकती। और सरकार ने जो टैक्स का जो पैसा सरकार अगर किसी एक धर्म को दे रही है तो सभी धर्मों के वेलफेयर के लिए देगी। ऐसा नहीं कि जो टैक्स का पैसा उसे सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा, डोनेट किया जाएगा। अगर धार्मिक चीजों में खर्च किया तो सभी धर्मों के रीति रिवाजों पर खर्च किया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना के बारे में। इसमें कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो सरकार द्वारा पूरी तरह अनुदान अनुदान पर चल रहा है, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये चीज किस पर अप्लाई नहीं होगी, जो किसी धार्मिक ट्रस्ट या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस किसी धार्मिक ट्रस्ट के अंदर जो है उन पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो इंस्टीट्यूशन सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उनमें शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। सरकार द्वारा चलाए जाते हैं लेकिन एस्टैब्लिश किए गए किसी धार्मिक ट्रस्ट के अंदर उनमें दी जा सकती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है ना। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं
ये माइनॉरिटी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। उनको अपनी अलग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर की रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है ना। और दोनों तरह के, ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है ना। इसमें भी दोनों धार्मिक और लिंग्विस्टिक, दोनों तरह के धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाने, एडमिनिस्टर करने और उनको चलाने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 31 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने नॉर्मल बना दिया, लीगल राइट बना दिया, जो अभी 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 32 क्या है, रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर ऊपर वाले जितने भी आपको अधिकार बताए उनमें से किसी का हनन होता है राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को संरक्षक माना गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का निलंबन, अब निलंबन की बात आती है कि भाई ये मौलिक अधिकार कब निलंबित होते हैं, ठीक है। भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इन अधिकारों को सीमित या स्थगित कर सकती है। कैसे संशोधन होगा, आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन का प्रोसीजर दिया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है केशवानंद भारती केस के द्वारा, कि मूल ढांचा जो है संविधान का वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कई अन्य परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, मैंने पहले ही आपको बताया, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। युक्ति युक्त, अभी युक्ति युक्त प्रतिबंध को कौन रिव्यू करेगा, ये कोर्ट इसको डिफाइन कर सकता है कि प्रतिबंध युक्ति युक्त है या नहीं है। संकट कालीन की अवस्था घोषित होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। संकट काल की क्या कहानी भाई, संकट काल है कि नेशनल इमरजेंसी, एक होता है अनुच्छेद 352 के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है ना, जिसमें केस है कि या तो युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है ना, या आर्म्ड रिवेलियन हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि इस केस में आप अगर इनको अनुच्छेद इनको मौलिक अधिकारों को आप सीमित कर सकते हो। तो एक तो ये केस है 352, एक होता है 356। 356 में क्या है, 356 में इमरजेंसी कैसे लगती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की फेलियर हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो राज्य में उसकी फेलियर हो गई 356 में, तो राष्ट्रपति अधिकार लगा दिया जाता है, ठीक है ना। एक 365 होता है कि जो केंद्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन्हें फॉलो करने में राज्य सरकार विफल रही है, तो उस समय स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 में। तो इन सभी में, इन इमरजेंसीज में इनको अधिकारों को बहुत सीमित किया जा सकता है, लेकिन जो मूल अधिकार 20 और 21 है, ओके, 21 है राइट टू लाइफ और जो 20 है डिटेंशन और अरेस्ट का, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते, ठीक है ना। और इस केस में भी 352 वाले केस में भी बाह्य आक्रमण या युद्ध में ही आप आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर सकते हैं। जो आर्म्ड रिवेलियन है देश के अंदर, उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। 20-21 किसी भी केस में सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल जो 19 है वो बाह्य आक्रमण या युद्ध के केस में सस्पेंड होगा, लेकिन आर्म्ड रिवेलियन के केस में सस्पेंड नहीं होगा। तो संकट काल का ये कहानी है। अच्छा, जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ, उसमें मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी कहानी, सशस्त्र सेना या अन्य सेना के मामलों में मौलिक अधिकारों में संसद सीमित प्रतिबंध कर सकती है। जो आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनके कुछ अधिकारों का सरकार रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस हैं, आपने थ्योरी पढ़ ली, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये पिछले वाले जो 2017 में पेपर्स हुए थे उनके अलग अलग सेट के प्रश्न हैं। इन सभी को आप अगर ये ढंग से आप वीडियो देखेंगे तो सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। कोई ऐसे टफ प्रश्न नहीं है, ये बड़े इजी प्रश्न है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।